हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू इन ऑनलाइन क्लासेस। आज आपको क्लास 10 का हिस्ट्री में चैप्टर 2 पढ़ाया जाएगा। चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। इसके पहले आपने यूरोप में राष्ट्रवाद पे चर्चा किए हैं। भारत में राष्ट्रवाद ये टॉपिक होगा, नेशन भारत में राष्ट्रवाद। जैसा कि आप देखें कि यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना की बदौलत राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ। राष्ट्रवादी भावनाओं के अंतर्गत ही राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ और राष्ट्र राज्यों के तहत, राष्ट्रवाद के तहत ही लोगों को अपनी एक अलग पहचान मिली। उनको यह आभास हुआ कि वह क्या हैं, उनका इस अपने देश में पहचान क्या है। उनकी जो अलग अलग पहचान थी उसमें राष्ट्र के प्रति लगाव का भाव पैदा हुआ। राष्ट्रवाद के द्वारा ही अपने राष्ट्र के प्रति यूरोप के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना पैदा हुई। इसी क्रम में जैसा कि आप जानते हैं, लोगों में आपस में संबंध स्थापित हुए और एक नई भौगोलिक सीमाओं का प्रादुर्भाव हुआ। नए राजनीतिक सीमाओं को परिभाषित किया गया राष्ट्रवाद के तहत। उसी का अनुसरण करते हुए यूरोप के अन्य देश भी अपने देश में राष्ट्रवादी भावनाओं के तहत एक राष्ट्र राज्य के रूप में एक कल्पना करने लगे। क्रमशः देखें, भारत की अगर बात करें तो भारत में भी राष्ट्रवाद औपनिवेशवाद के खिलाफ एक बहुत बड़ा संघर्ष के साथ संबंधित देखते हैं। यानी कि भारत में जब राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई तो उस समय भारत में अंग्रेजों का शासन, भारत जो है अंग्रेजी हुकूमत के अधीन था। भारत एक उपनिवेश देश था, जो अंग्रेजों का उपनिवेश देश था। यहाँ की अनेक परिघटना उपनिवेशवाद के विरोध में ही विकसित हुई। उपनिवेशवाद के विरोध में लोगों के मन में एक विरोध की भावना, आंदोलन की भावना ही, संघर्ष की भावना ही लोगों को आपसी संबंध और राष्ट्रवाद के लिए सोचने के लिए मजबूर किया। क्योंकि उपनिवेशवाद द्वारा उत्पीड़न और दमन का साझा भाव व्यक्तियों के अंदर महसूस हुआ। क्योंकि औपनिवेशिक जो देश है वह अपने उपनिवेश से सताया गया है। उपनिवेश देश जो है औपनिवेशिक देश का उत्पीड़न और दमन करते थे, जिसके खिलाफ में लोगों के बीच विरोध था, विद्रोह था। तो राष्ट्रवाद के आने के बाद भारत जैसे देश में भी लोगों में आपसी सहयोग और अपने देश के प्रति सम्मान और प्रेम की भावना एक राष्ट्रवाद के रूप में विकसित हुई। लेकिन हर वर्ग और हर समूह पर उपनिवेशवाद का असर एक जैसा नहीं था। सब लोग आज़ादी और स्वतंत्रता को एक समान नहीं देखते थे, उनके अनुभव अलग अलग थे। इसी क्रम में महात्मा गांधी एक ऐसे नेता के रूप में भारत में सामने आए, जिनके नेतृत्व में कांग्रेस ने भारत के विभिन्न वर्गों, विभिन्न समूहों को एकजुट करते हुए आगे उनके संघर्ष समूहों को इकट्ठा करके विशाल आंदोलन खड़ा करने का काम किया। और उन्हीं के नेतृत्व में भारत जो है, भारत में राष्ट्रवाद की विचारधारा और प्रबल हुई। और उन्हीं के नेतृत्व में इन समूहों ने, कांग्रेस के द्वारा इन समूहों ने इकट्ठा हुआ, एकता की भाव के द्वारा आगे आंदोलन छेड़ी गई
और भारत में राष्ट्रवाद और भारत को स्वतंत्र बनाने का काम किया गया। क्रमशः आप पढ़ेंगे कि विचारधारा प्रथम विश्व युद्ध की चर्चा हम यहाँ करेंगे। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच लड़ा गया था और यह जो काल है यह पूरे विश्व के लिए, लगभग पूरे विश्व के लिए यह एक बहुत बड़ा आर्थिक कठिनाइयों और संकट का काल था। क्यों? क्योंकि इस समय जो है ज़्यादा से ज़्यादा व्यय देशों के ऊपर रक्षा व्यय पर खर्चे अधिक होते थे। रक्षा व्यय में भारी इजाफा होने की वजह से खर्चे के भरपाई के लिए युद्ध के नाम पर कर्ज लिए गए। अतः देश जो है पूरी तरीके से कर्ज में डूब गया। प्रथम विश्व युद्ध में सीमा शुल्क को बढ़ा दिया गया और आयकर शुरू किया गया। युद्ध के दौरान कीमतें बहुत तेजी से बढ़ी। 1913 और 1918 के बीच जो है कीमतों की अगर बात करें, 1913 और 18 के बीच कीमतें जो है दोगुनी हो चुकी थी, जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें जो है बढ़ गई थी। इसके अलावा गांव में सिपाहियों को जो है जबरन भर्ती किया जा रहा था, जिससे ग्रामीण इलाकों में सरकार के प्रति, ब्रिटिश हुकूमत के प्रति व्याप्त गुस्सा विद्यमान था। इसके बाद 1918, 19 और 1920-21 में देश के बहुत सारे क्षेत्रों में भारत में अगर देखें तो अनेक क्षेत्रों में फसलें खराब हो चुकी थी और फसलें खराब होने की वजह से भारी खाद्यान्न का अभाव हो चुका था। इसके अलावा उसी समय इन्फ्लुएंजा फ्लू महामारी फैल गई थी। अतः एक तरह से कहें तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पूरे विश्व के साथ साथ भारत की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी, आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी। और 1921 की जनगणना के अनुसार जो लोगों की महामारी और दुर्भिक्ष के कारण मरने की जो आंकड़ा पेश किया गया वह 120 से 130 लाख लोग दुर्भिक्ष और महामारी के कारण मारे गए। इसी समय लोगों को यह उम्मीद था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत की स्थिति जो खराब हो चुकी है, दयनीय स्थिति, वह सुधर जाएगी, और लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसी दौरान एक नया नेता महात्मा गांधी के रूप में भारत को मिले और उसने संघर्ष का एक नया ढंग स्थापित किया। अंग्रेजों के खिलाफ अपने हितों और अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष का एक नया तरीका ढूंढने का प्रयास किया, और वह तरीका क्या था? सत्याग्रह का विचार। सत्याग्रह का विचार, सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने आंदोलन शुरू कर दिया था दक्षिण अफ्रीका में ही। जब दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी 1915 ईस्वी में भारत लौटे तो एक नए तरह के आंदोलन पर चलते हुए उन्होंने नस्ल भेदी सरकार को परास्त किया था। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने नस्ल भेदी सरकार के सफलतापूर्वक लोहा लिया था। इस पद्धति में, इसी पद्धति को वे सत्याग्रह करते थे। अब सत्याग्रह क्या है? सत्याग्रह के अर्थ को हम समझने का प्रयास करेंगे। सत्याग्रह का अर्थ सत्य के विचार में शक्ति था। सत्य के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर देना। सत्याग्रह का अर्थ, सत्याग्रह में सत्य की शक्ति पर जोर दी गई थी और सत्य की शक्ति पर आग्रह किया गया था
और सत्य की खोज पर जोर दिया गया था, जिसका मतलब, जिसका उद्देश्य यह था कि अगर व्यक्ति का उद्देश्य सच्चा हो, अगर आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो पीड़क को मुकाबला करने के लिए किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं, प्रतिरोध की भावना का सहारा लिए हुए ही बिना हिंसा के द्वारा, अहिंसा से हम किसी भी विद्रोह को, किसी भी संघर्ष को सफलतापूर्वक लड़ सकते हैं और उसमें सफल हो सकते हैं। तो इस प्रकार सत्याग्रह का विचार है कि सत्य का आग्रह, यानी कि गांधी जी का जो भी आंदोलन सत्याग्रह के दृष्टिकोण से था, उसमें सत्य को आधार मानकर अहिंसा के बल पर संघर्ष करना, और इस संघर्ष में अंततः क्या होती है, सत्य की ही जीत होती है। और गांधी जी का विश्वास था कि अहिंसा का यह धर्म जो है सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। इस क्रम में भारत में आने के बाद गांधी जी ने अपना सत्याग्रह आंदोलन जो शुरू किया, वह सर्वप्रथम 1916 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले में किसानों और बागान मालिकों के बागान व्यवस्था के विरोध में किया, जहां पर बागान मालिक किसानों पर अतिरिक्त दबाव डालते थे और अपने इच्छा अनुसार ही फसलों का उत्पादन करने के लिए दबाव डालते थे और किसानों पर अनेक प्रकार के शोषण करते थे। तो किसानों में विरोध की भावना और असंतोष की भावना व्याप्त हो गई थी, और वह गांधी जी के जैसे सत्याग्रह आंदोलन का ही एक सुअवसर उनको मिल गया। इस प्रकार से गांधी जी ने 1916 में बिहार के चंपारण जिले में किसानों और बागान व्यवस्था के विरोध में जो संघर्ष था, उसमें योगदान देने का काम किया। दूसरा जो संघर्ष सत्याग्रह के क्रम में 1917 में गुजरात के खेड़ा जिले में भी किसानों का ही संघर्ष था, और वह संघर्ष जो था, किसान की फसल खराब हो जाने और प्लेग की महामारी के कारण खेड़ा जिले के किसान जो थे वह लगान चुकाने में असमर्थ थे। अतः उनका संघर्ष जमींदारों और किसानों के बीच का संघर्ष था। अतः गांधी जी ने 1917 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया और वहाँ के किसानों को सफलता प्रदान किया। इसके क्रम में 1918 ईस्वी में अहमदाबाद में कपड़ा कारखानों में मजदूरों के बीच का जो सत्याग्रह आंदोलन चला, उसमें गांधी जी ने अपना भरपूर योगदान दिया और मजदूरों को सफलता प्रदान करने में सहायता किया। इसी क्रम में अगर हम देखें तो सत्याग्रह आंदोलन के यह 3 जगहों का जो संघर्ष था, जो आंदोलन था, वह उसको सफल होता देख गांधी जी काफी उत्साहित थे और इसी क्रम में रॉलेट एक्ट जो 1919 ईस्वी में प्रस्तावित हुआ, जिसके खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा गया और भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा यह कानून पारित कर दिया गया कि सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए 2 वर्ष तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। अर्थात इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने यह घोषणा किया कि जो भी राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन हो रहा है, जो भी
क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही हैं उनको कुचला जाए और राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए 2 वर्ष तक जेल में बंद रखने का जो प्रावधान था, इसके खिलाफ में पूरे भारतवर्ष में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। महात्मा गांधी ने ऐसे अन्यायपूर्ण और कानून के खिलाफ अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे और इसके तहत 6 अप्रैल को हड़ताल करने की योजना बनाई गई। विभिन्न शहरों में रैलियों जुलूसों का आयोजन किया गया। रेलवे वर्कशॉप और कामगार हड़ताल पे चले गए, दुकानें बंद हो गई। इस व्यापक जन आक्रोश को देखते हुए चिंतित अंग्रेजों ने अपने रेलवे और टेलीग्राफ व्यवस्था को बंद हो जाने की आशंका से राष्ट्रव्यापी जो आंदोलन हो रहा था, राष्ट्रवादियों पर दमन का कार्य शुरू कर दिया। अमृतसर में बहुत सारे स्थानों पर नेताओं को गिरफ्तार किया गया। गांधी जी को दिल्ली में जाने के लिए दिल्ली में प्रवेश के लिए पाबंदी लगा दी गई। 10 अप्रैल को पुलिस पर गोलाबारी, पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोलियां चलाई। इसके बाद लोगों में आक्रोश बढ़ता गया। उन्होंने बैंकों, डाकखानों और रेलवे स्टेशनों पर हमला करने लगे और इस हमला के तहत वहाँ पर मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और जनरल डायर को इस मार्शल लॉ की कमान सौंप दी गई। इसके बाद से इसी समयावधि में अगर देखें तो 13 अप्रैल 1919 को हुई अमृतसर में एक बहुत ही निर्मम और बहुत ही भयंकर घटना घटती है, जिसको हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। इस दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव के लोग जो हैं सालाना बैसाखी के उत्सव में, मेले में शिरकत करने के लिए जलियांवाला बाग में मैदान में जमा हुए थे। काफ़ी लोग जो है सरकार द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानून के विरोध भी प्रकट करने के लिए एकत्रित हुए थे। यह मैदान चारों तरफ से बंद था। शहर के बाहर होने की वजह से लोग मार्शल लॉ के विषय में नहीं जानते थे कि मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है। उसी समय जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ उस मैदान में प्रवेश किया और प्रवेश करने के बाद जो एक सकरी दरवाज़ा था उसको बंद कर दिया और सिपाहियों को भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलाने के लिए आदेश दे दिया। इसके बाद सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए और यह एक बहुत बड़ा घटना एक भारत के इतिहास में सबसे प्रथम बार देखने को मिला। इसके बाद से जैसे जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के विषय में देश में जब खबर फैली तो उत्तर भारत के बहुत से शहरों में लोग जो है सड़कों पर उतरना शुरू कर दिए। हड़तालें होने लगी, लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे और सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे। सरकार ने इन कार्रवाइयों को कुचलने के लिए दमनकारी नीतियों का सहारा लिया और बहुत निर्ममतापूर्वक उसको कुचलने का काम किया। सरकार का एक अपना अलग तरीका, जैसे सरकार जो है लोगों को अपमानित और आतंकित करना चाहती थी और इसके लिए सत्याग्रहियों को जमीन पर नाक रगड़ने के लिए, घसीट कर चलने के लिए, सड़क पर घसीट कर चलने के लिए और सारे साहिबों को सलाम करने के लिए मजबूर किया गया। कहने का मतलब अंग्रेजों ने एक ऐसी नीति अपनाई जिससे संघर्ष करता है, जो आंदोलनकारी हैं,
उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचे, इसके लिए उन्होंने अपमानित करने की जो नीति अपनाई थी, जिसमें आंदोलनकारियों को जमीन पर नाक रगड़वाते थे, सड़कों पर घसीट करके चलने के लिए मजबूर किया जाता था और साहबों को सलाम करने के लिए कहा जाता था, मजबूर किया जाता था। इसके अलावा लोगों को कोड़े मारे गए और कई गांवों में बम बरसाए गए और ऐसे हिंसा को फैलते हुए देखते हुए, ऐसे निर्मम हिंसा को देखते हुए गांधी जी का मन दुखित हुआ और उन्होंने अपना ये जो असहयोग सत्याग्रह आंदोलन है उनको वापस ले लिए। इसी क्रम में अगला जो टॉपिक होगा खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन क्या है, इसके विषय में थोड़ा चर्चा करेंगे। जैसा कि आपने देखा, रॉलेट एक्ट के तहत अनेक प्रकार के जन आंदोलन और अनेक प्रकार की घटनाएं, जिसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख कांड के रूप में देखा गया। चूंकि रॉलेट एक्ट के तहत जो सत्याग्रह हुआ वह एक बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन मुख्य रूप से यह आंदोलन जो है एक सीमित क्षेत्रों में ही, अर्थात शहरों और कस्बों तक ही सीमित था। महात्मा गांधी जी चाहते थे कि पूरे भारत में एक ऐसा आंदोलन किया जाए जिसमें ज़्यादा जनाधार हो, अर्थात ज़्यादा जनाधार वाला आंदोलन गांधी जी खड़ा करना चाहते थे, जिसमें भाग लेने वाले लोग किसी सीमित क्षेत्र से ही संबंधित न हो, बल्कि पूरे देश के लोग उसमें शामिल हो। इसके लिए उनका मानना था कि हिंदू और मुसलमानों को एक किए बिना, एकजुट किए बिना, नज़दीक लाए बिना ऐसा कोई आंदोलन नहीं चलाया जा सकता है। इसलिए सबसे पहले हमको हिंदू और मुसलमानों को एक करना होगा और हिंदू मुस्लिम को एक करने के लिए जो आंदोलन चलाया गया वह आंदोलन खिलाफत आंदोलन के रूप में उन्होंने खिलाफत आंदोलन के रूप में सहारा लिया। खिलाफत आंदोलन का मुद्दा उठाकर वे दोनों समुदायों को नजदीक लाना चाहते थे। पहले विश्व युद्ध में आपने देखा ऑटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी। प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी और यह अफवाह फैला दी गई थी कि इस्लामिक विश्व के जो नेता हैं, खलीफा हैं, वह ऑटोमन सम्राट पर एक बहुत सख्त शांति संधि थोपना चाहती है। अर्थात यह जो अफवाह थी, यह क्या था कि इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता खलीफा जो ऑटोमन सम्राट पर एक सख्त शांति संधि थोपी जाएगी और इस प्रकार से खलीफा की तत्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए 1919 में मुंबई में मार्च 1919 में मुंबई में खिलाफत समिति का गठन किया गया, जिसमें मोहम्मद अली और शौकत अली के साथ साथ अन्य मुस्लिम युवा नेता भी शामिल हुए और इस मुद्दे पर सिर्फ जन कार्रवाई की बात की गई। अर्थात इस मुद्दे पर सिर्फ जन कार्रवाई की संभावना तलाशना शुरू कर दिया गया। इसके अलावा उन्होंने इन लोगों ने जाकर खिलाफत आंदोलन के तहत मोहम्मद अली और शौकत अली के साथ जो अन्य मुस्लिम नेता थे, उन्होंने एक संयुक्त जन कार्यवाही के तहत महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दिए और मार्च
1919 का यह खिलाफत आंदोलन के बाद सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन के तहत महात्मा गांधी ने दूसरे नेताओं के साथ भी इस बात पर राजी कर लिया और खिलाफत आंदोलन के साथ पूरे देश में खिलाफत आंदोलन के समर्थन में स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी। अब असहयोग आंदोलन के बारे में अगले टॉपिक में चर्चा किया जाएगा। आज के लिए बस इतना है।